दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामलला के मंदिर में चोरी कैसे की गई? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं पूरा चक्रव्यूह समझाऊंगा कि किस तरह से एक चक्रव्यूह रचा गया, उसके अंदर चोर कैसे आए, किस तरह से राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, वो पैसा कहां जाता था, कैसे बंदरबाट होती थी, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। क्या क्या राम मंदिर दान चोरी और राम मंदिर चढ़ावा चोरी, भगवान के घर में चढ़ावा चोरी की दान पात्र में चोरी। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं वो आरोपों के आधार पर हैं, जो आरोप लग रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के बड़े आदेश दिए हैं, लगातार जांच हो रही है। जांच की जब रिपोर्ट आएगी तो मैं उसका भी विश्लेषण करने आऊंगा। और महत्वपूर्ण बात एक और है, जब कोई भी सरकार किसी भी विषय पर जांच के आदेश देती है तो सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल पहले ही ये समझ जाता है कि उस मामले में कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, और अगर किसी को भी लग रहा है कि गड़बड़ हुई है तो उस मामले की एक बड़ी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जहां से लोगों की इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। तो चलिए हम उस चक्रव्यूह को समझते हैं, सरकार के जांच एजेंसियों को समझते हैं और किस तरह से चोरी हुई उसको भी समझते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, ये चोरी का जो भी कॉन्सेप्ट है ये आरोपों के आधार पर है, एसआईटी इस पर जांच कर रही है। सबसे पहले अगर आप इस बिंदु को समझेंगे तो आप एक बहुत बड़ा खेल समझ लेंगे। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे दर्शक रामलला के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि आंकड़ा कहता है कि 61 करोड़ 53 लाख लोग 2022 से अब तक दर्शन कर चुके हैं। और चढ़ावे की बात करें तो भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 10 रुपए अगर कोई चढ़ाता है तो अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए का दान पेटियों में ही दान आ चुका है। इसके अलावा रामलला की वेबसाइट भी है जहां पर दूर दूर से लोग दान देते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे लोग हैं जो सोना चांदी, सोने के गहने, ईंट गदा ये भी दान करते हैं। और इसके अलावा वो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बताते भी नहीं है, धीरे से पेटी में डाल देते हैं, वो भी दान देते हैं। उन्हीं दान की संख्या एक एवरेज के अनुसार 600 करोड़ है। अब एक आंकड़े को समझिए, दैनिक भास्कर ने इसे भी विश्लेषित रूप से छापा है। बताया गया है कि 2022 में 22.29 करोड़ लोग आए, 2023 में 5.75 और 2024 में 16.44 करोड़ और 2025 में सबसे ज्यादा 29 से 30 करोड़ लोग आए। और जून तक की जो रिपोर्ट इस साल की आई है उसमें अब तक 7 करोड़ लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अब सोचिए, अयोध्या में जब भारी मात्रा में पर्यटन आ रहे हैं, रामलला पर अपनी डिपेंडेंसी कर रहे हैं, उनके सर पर मत्था टेक रहे हैं, तो जरूर हिंदू भावना के अनुसार वो कुछ ना कुछ चढ़ा रहे हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो चढ़ावा है वो 20 से 40 करोड़ के आसपास है, 2023 का जो चढ़ावा है वो 50 से 100 करोड़ के आसपास है, 2024 का जो चढ़ावा है वो 150 से 200 करोड़ के आसपास है, 2025 का जो चढ़ावा है वो 300 करोड़ के आसपास है, और 2026 का जो चढ़ावा है अभी तक की अनुमानित वो 80 से 120 करोड़ है। ये मैंने इतना गैपिंग इसलिए रखा है क्योंकि अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग तथ्य रखे जाते हैं, वो सब जोड़ जाड़ के मैंने एक एवरेज बनाया है कि इतना हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि चोरी आखिर हुई कैसे और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, और चोरी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, कारण है, चोरी करी कैसे जा रही है, वो मैं आपको समझाएंगे। या अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर कितने शातिर लोग होते हैं, इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतने अधिक लोग हैं, इतने कैमरे हैं, दुनिया की नजर राम मंदिर पर है, फिर भी कैसे चोर आ गए और कैसे चोरी कर लिए। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के आसपास जो दानपत्र रखे हैं उसमें से नगदी निकाली जाती है। आप जब रामलला के दर्शन गए होंगे तो हर जगह आप देखे होंगे बड़े बड़े दानपत्र हैं, वहां लोग जाके पैसे चढ़ा देते हैं। उसे जो राम जन्मभूमि परिसर के अंदर एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। गोपनीय कक्ष कहाँ है ये किसी को नहीं पता है और नहीं भी पता रहना चाहिए क्योंकि सीक्रेट काम होता है। सुरक्षा कारणों से इसकी स्थिति नहीं पता है, लेकिन इस कमरे में
बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। समझिएगा, ये मामले को यही आप पॉइंट आउट करिएगा कि उस जगह पर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। अब देखिए, चढ़ावा जो चढ़ता है, जो मैं अभी करोड़ों की बात कर रहा था, कई सौ करोड़ों की बात कर रहा था, उसमें जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें कुल 50 कर्मचारी काम करते हैं। 50 कर्मचारी, 50 लोग काम करते हैं। अब 50 लोग कैसे करते हैं? इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 श्रेणियों में। इसमें कुछ ट्रस्ट के हैं, कुछ बाहरी हैं, कुछ लप्पो झप्पो हैं। आइए, लप्पो झप्पो किसको कहते हैं अभी मैं बताऊंगा। देखिए, 24 कर्मचारी जो है वो नोट गिनती करते हैं, उनके बंडल बनाते हैं, और ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट में रखे गए हैं। यही लप्पो झप्पो हो सकते हैं। इन्हीं पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। 12 कर्मचारी जो है वो ट्रस्ट के हैं, जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। अब देखिए, यहां पर कुछ AI जनरेटेड फोटो है, मैं उसको आपको दिखा रहा हूं। देखिए, कुछ कर्मचारी ऐसे नोट गिनते हैं और उन पर नजर रखता है एक आदमी। हर 2 आदमी पर एक आदमी नजर रखता है। जो नजर रखता है वो ट्रस्ट का आदमी रहता है, और जो गिनती गिनते हैं वो बाहर की एजेंसियों द्वारा केवल गिनती करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और जो तीसरा तबका रहता है वो उसमें 14 कर्मचारी होते हैं। इसमें SBI के कर्मचारी होते हैं जो नोट गिनते हैं, नोट पे नजर रखते हैं, दोबारा उसकी काउंटिंग करते हैं। और दूसरा TCS, जो बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी है, इतनी बड़ी ऑडिट कंपनी है, उसके कर्मचारी रहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। कुल 50 कर्मचारी हैं, 14 कर्मचारी SBI और TCS के हैं, और उसके अलावा 12 कर्मचारी ट्रस्ट के हैं, और 24 कर्मचारी जो लोग हैं वो लोग नोट गिनते हैं। अब खेल पता है कहां हुआ? ये 24 कर्मचारी पता है क्या करते थे? 24 कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी, या लगभग 24 कर्मचारियों को, और ये बात पूरे 50 लोगों को पता होगी क्योंकि ये 50 लोग पूरे घेरे में हैं, इनकी पूरी जांच हो रही है। अब समझिए, ये करते क्या थे कि बंडल बनते थे नोट के। जब भी नोट के बंडल आते हैं तो नोट के बंडल बनते थे, और नोट की गड्डियों के जो एक पर्ची बनती थी वो 10 बंडलों की एक बनती थी। समझ रहे हैं? 10 बंडलों की। लेकिन इसी 10 बंडलों में क्या किया जाता था कि 1 बंडल या 2 बंडल या 3 बंडल अधिक घुसा दिया जाता था, और उसे बांध दिया जाता था, और उसे रखा इस तरह से जाता था कि वो 10 बंडल लगे, और उसकी पर्ची जो कटती थी वो एक मुख्य बंडल की कटती थी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कि 10 बंडलों की एक बंडल बनाने का नियम था कि 10 बंडल जब बन जाएंगे उसका एक बंडल बन जाएगा, लेकिन उसकी संख्या 10 की बजाय 11, 12, 13 हो जाती थी। और ये बता रहा है कौन? बता रहा है, ये बता रहे हैं महिपाल सिंह। अब महिपाल सिंह कौन है? आइए आप महिपाल सिंह को बताते हैं। महिपाल सिंह बताते हैं, महिपाल सिंह को जो कौन है ये अभी मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूं, लेकिन महिपाल सिंह बताते हैं कि मंदिर के अंदर चढ़ावे की जो चोरी हो रही है वो कई सालों से हो रही है। महिपाल सिंह यहां खुद चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से इन्होंने की थी। इसके बाद महिपाल सिंह को वहां से हटा दिया गया। राजस्थान के रहने वाले हैं महिपाल सिंह, पूर्व बैंक अधिकारी रहे हैं। महिपाल सिंह बताते हैं कि उन्हें राम मंदिर का लेखा प्रभारी बनाया गया था। वह जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक यहां रहे। अब महिपाल सिंह भी ट्रस्ट के व्यक्ति थे, वहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और उनको देखना रहता था कि ये जो नोट के बंडल बनाए जा रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 10 के ही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 10 पर एक पर्ची कटती थी और एक पर्ची उस पर चिपका दी जाती थी कि ये 10 का बंडल बन गया, इसमें रुपया किसका है। लेकिन अंदर बंडल कितना भी रहे, उसके बाद से कहीं हो सकता है और गिनती होती हो, उसमें से बंडल निकाल लिए जाते हों या कोई निशान लगा दिया जाता हो। ये सब सारी चीजें हैं। महिपाल सिंह बताते हैं कि कई बार उन्होंने इस चीज को देखा और इग्नोर भी किया, लेकिन जब उनको नहीं रहा गया तो उसकी शिकायत भी की, और जब उन्होंने शिकायत की तो उनको वहां से हटा दिया गया। महिपाल सिंह के अनुसार गिनती की प्रक्रिया में 2 बैंक अधिकारी रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप के साथ ट्रस्ट द्वारा नियुक्त 14 कर्मचारी नोट की छटाई करते थे। गणना के दौरान नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी, फिर 10-10 गड्डियों के साथ एक बंडल बनाया जाता था, बांध कर रखा जाता था। बैंक के अधिकारी गड्डियों में कई बार 10 की जगह 12 या 13 गड्डियां रख देते थे, जबकि वाउचर में केवल 10 गड्डियां के आधार पर ही तैयार किया जाता था। वाउचर यानी जो पर्ची बनती थी वो 10 गड्डियों के आधार पर ही बनाई जाती थी, और एक जैसे ये 10 गड्डी है, इसी के आधार पर एक वाउचर बनाया गया। लेकिन इस 10 गड्डी के अंदर
हो गया कुछ और। जैसे आप कुछ खरीद के ला रहे हैं और आपको 1 किलो आलू तौल के कोई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर 1 किलो आलू वो तो तौल के दिया है, लेकिन उसका तराजू ही गलत है, उसमें 1.5 किलो आलू रखा जा रहा है। यही सिस्टम अपनाया गया। इसके बाद से महिपाल सिंह कहते हैं सीसीटीवी में मामला ना पकड़ा जाए, इसलिए गिनती को इस तरह से होती थी कि 10 की गड्डियां लगें। मतलब ऐसा सेटिंग कुछ बनाया जाता था कि 10 की गड्डियां लगें। इन बक्सों में अतिरिक्त गड्डियां रोज बाहर लेकर जाई जाती थीं, उनका बंदरबाट होता था। महिपाल सिंह कहते हैं कि एक दिन संदेह होने पर जब उनके नोट के बक्से खुलवाए तो लगभग 5 लाख रुपए अतिरिक्त पाए गए। इस संबंध में उन्होंने चंपत राय को जानकारी दी। इसके बाद से चोरी करने वाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उन्हें ही हटाकर किसी और अन्य जगह पर लगा दिया गया। अब समझिए, इन्होंने कहा कि भाई चोरी हो रही है, लेकिन जब इन्होंने शिकायत चंपत राय से की तो इनको ही हटा दिया गया। अब समझिए यहां से मामला कितना गंभीर हो सकता है। लग रहा है कि सारे लोग इसमें संलिप्त थे इनके अनुसार। अभी तक इनके अनुसार एसआईटी की जांच होगी तो बहुत कुछ पता चलेगा। यही नहीं, उन्हें हटाने से पहले 7-8 महीने के सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए गए। अब ये डिलीट कौन कराया ये मैं आगे बताऊंगा। जब इन्हें लोगों को पता चल गया, एक व्यक्ति ट्रस्ट का पीछे बैठा हुआ है और उसे ये बात पता चल गई है कि गिनती अधिक हो रही है, दोबारा जांच हो रही है, उसमें अधिक पैसा निकल गया, इसकी शिकायत की जा चुकी है, इन्हें हटा दिया जा चुका है, तो उन सारे लोगों को डर लग गया महिपाल सिंह के अनुसार, और उन्होंने 8 महीने की सीसीटीवी ही डिलीट करा दी, जिस सीसीटीवी के निगरानी में उन नोटों की गिनती की जाती थी। अब इन चीजों को समझ सके। अब महिपाल सिंह बताते हैं कि सोने और चांदी पर बड़ा आरोप, कहे गिनती तो ये नोट की होती थी। इसके अलावा महिपाल सिंह कहते हैं कि परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा सोना और चांदी अन्य धातु वस्तुएं दान करने के लिए दान पात्र रखे गए हैं। यह सामग्री एक बड़े कंटेनर में एकत्र की जाती थी, जिसके बाद से ले जाया जाता था। महिपाल सिंह के अनुसार इनका हिसाब किताब नहीं दिखाया जाता था, अतिरिक्त स्तर पर इसकी कोई रसीद नहीं बनाई जाती थी। इस बारे में उन्होंने पूछा भी तो बताया गया कि केवल फोटो खींचकर भेजने का निर्देश मिला है। हालांकि कार्यालय में सीधे जमा किए गए दान की विधिवत रसीद दी जाती थी। उन्होंने कहा यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच होती है तो वो पूरा सहयोग करेंगे। महिपाल सिंह ने एक यूट्यूब पत्रकार को, या यूट्यूब चैनल में अभी वो चलाते हैं, पहले एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको एक इंटरव्यू दिया। उसमें महिपाल सिंह ने बताया कि जो रसीद जो लोग जमा करने कार्यालय में जाते हैं कि भैया मुझे ये सोना रामलला को दान करना है, उनकी रसीद देती थी, वो बैंक में जाता था, जिस हिसाब से उस चीज़ को रखा जाता था वैसे रखा जाता था। लेकिन मंदिर परिसर में भी एक कुछ डब्बे बनाए गए हैं जिसमें लोग श्रद्धा अनुसार, कुछ लोग रामलला के लिए नाक का, कान का, आंख का सोना दान करना चाहते हैं, चांदी दान करना चाहते हैं, पायल दान करना चाहते हैं, उसके लिए बाकायदा एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स में डाला जाता था। लेकिन महिपाल सिंह बताते हैं कि इसकी भी कोई ऑडिट नहीं होती थी, एक फोटो खींचकर भेजा जाता था, और ये पैसा, ये सोना चांदी कहाँ जाता था महिपाल सिंह के अनुसार कुछ भी पता नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस मामले पे सरकार की और सीधे प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है, क्योंकि पूरी साख है। और इस मामले में अगर इस तरह की साख से वो लोग नहीं निपटते हैं तो आने वाले समय में सरकार पर भी इसका बेहद असर पड़ेगा, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बहुत सारे लोग अपना सब कुछ राम पर न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन अगर वो कहीं और चला जाता है तो ये बहुत दिक्कत होगी। अब आप सोच रहे होंगे इस मामले की लूफोल कहां से पता चली, ये चीजें पता कहां से चली, ये कैसे अचानक पता चल गया कि इतना चोरी हो रहा है, चीजें कैसे सब कुछ बदल रहा है। अब ये बदला ऐसे ही कि जैसे मैं आपके सामने रोज आ रहा हूं, या आपका कोई दोस्त आपके सामने रोज आ रहा है, वो साधारण वेशभूषा में आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है, और वो एक जगह 22-24 हज़ार की नौकरी कर रहा है। लेकिन अगर वो कुछ ही महीनों के बाद आपके वहाँ फॉर्च्यूनर से आ जाओ और अभी भी नौकरी वहीं कर रहा है, उसने कोई अपना बिजनेस नहीं शुरू किया, अभी भी वो कुछ चीज़ें बदल ले, अपना फ्लैट खरीद ले, घर खरीद ले, तो शक तो बनता है। और इससे उन लोगों को पेट में दर्द हो जाता है जो लोग
नहीं कमा पा रहे हैं। वो लोग नज़र बना लेते हैं कि भाई हम ये सब तो लूट रहे हैं। और ये बात कहते 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 बहुत दिनों से राम मंदिर की चर्चा अंदर ही अंदर जो और लोग काम करते हैं कि भैया हम अभी साइकिल से ही चल रहे हैं और हमारे साथ ये काम करने वाला आदमी धीरे धीरे इतना अमीर कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से अंदर से चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे कर्मचारी बाहर आते गए और पेट में दर्द शुरू होते गया और वही पेट का दर्द एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपसी लोगों का। अगर ये मिल बांट के सब करते तो शायद कुछ होता ही नहीं। लेकिन राम को चोरी कौन कर सकता है और राम की चीज़ें बाहर कैसे ना आए, ये चीज़ें आ ही गई। और लोग भी यही कहते थे, जो इससे जुड़े हुए ईमानदार लोग कहते थे कि राम सबको देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब होगा। और आज हिसाब हो ही गया। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई वो मैं बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत तब हुई जब इसमें जांच में अभी ये लोग शामिल हैं, इनके ऊपर जांच चल रही है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुणा, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और मौर्य, पिछले 5 सालों में ये लोग करोड़पति हो गए। समझिए इन बातों को, ये करोड़पति हो गए। इनकी लाइफस्टाइल बदल गई। इन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी। जो कर्मचारी वेतन पे गुजारा बसर कर रहे थे, ये लोग निशाने पर आ गए। जब मंदिर प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की तो रामकोट मोहल्ले से कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा सार्वजनिक कर दी। ये बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव के टेबल पर पहुंच गई। उनके एक पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे, उन्होंने उनको बताया, ट्वीट किया और उसके बाद से अखिलेश यादव ने जैसे ही इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट किया, यह मामला सुर्खियों में छा गया। नोट की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में आ गए। पुलिस जांच और एजेंसियों में अब तक 5 कर्मचारी से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए जा चुके हैं। जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देनी है। अब फिलहाल अभी तक 2 करोड़ की रिकवरी की जा चुकी है। लेकिन बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां, बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल ये दावा कर रहे हैं कि ये चोरी 200 करोड़ के आसपास की हो सकती है या उससे भी ज्यादा इसकी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर इसके ऊपर बहुत पहले से है। जो सबसे ज्यादा नाम जिसका आ रहा है सामने चर्चा में, वो आ रहा है टिन्नू यादव का और इनके भतीजे का। इनके भतीजे जो हैं उनकी भी निशानदेही पर एक जगह पर 36 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। हालांकि सब अभी जांच के घेरे में है, सब जांच के घेरे में है। कल इनका एक वीडियो भी आया, इनकी पत्नी का आया कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं। कल मैंने इनको फोन लगभग 10 से 12 बार किया और स्थिति जानने को समझा, लेकिन इनका एक बार भी फोन नहीं उठा। दैनिक भास्कर ने भी इन्हें फोन किया तो जो जवाब मिला वो आप दैनिक भास्कर में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा फोन 10 से 12 बार इन्होंने नहीं उठाया। हालांकि इतने व्यस्त होंगे, उठा कहां से पाएंगे। इनके पिता का नाम तुलसीराम है, इनको जान लीजिए पहले। इनके पिता का नाम तुलसीराम यादव है, जो पहले चाय बेचने का काम करते थे। टिन्नू 1994-95 में अयोध्या की सड़कों पर टेम्पू चलाता था और खुद साइकिल से चलता था। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के जो मंत्री हैं महेश नारायण, वो टिन्नू के संपर्क में आए क्योंकि टिन्नू एक अच्छे ड्राइवर थे। उन्होंने कहा कि आओ मेरी गाड़ी चलाओ, तो टिन्नू कहे ठीक है भैया हम आपकी गाड़ी चलाएंगे। जब मंत्री जी के संपर्क में आए जो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री थे, तो उनका कार सेवकपुरम में आना जाना हो गया, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया, क्योंकि मंत्री जी जहाँ जाते थे उनके वफादार टिन्नू भी वहाँ तक जाते थे। उसके बाद से 31 मई 2002 को महेश नारायण जी का निधन हो गया। इसके बाद टिन्नू जो है उसी इलाके में चूंकि जाते रहते थे, तो चिन्नू चंपत राय के करीबी बन गए। चंपत राय को तो आप जानते ही होंगे, चंपत राय के करीबी बन गए। उसके बाद से चंपत राय के लिए ड्राइवर का काम करने लगे, बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। और इन्हीं पर आरोप है कि टिन्नू यादव ने ही मंदिर परिसर में 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराया गया है और एसआईटी इसी मामले पर जांच कर रही है। टिन्नू यादव पर आरोप है कि एक बाहरी व्यक्ति को यह मंदिर परिसर में
लाए, और उस दिन लाए जिस दिन रुपए की गिनती हो ही नहीं रही थी। उस दिन एक बाहरी व्यक्ति को लाए। इसी बाहरी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इसने मंदिर में बहुत बड़ा सीसीटीवी में गड़बड़ झाला किया है। टिन्नू यादव पिछले 4-5 वर्षों में कई प्लॉट संपत्तियां खरीदने का आरोप भी इनके ऊपर इनके मोहल्ले वाले लगा रहे हैं। टिन्नू के पास एयरपोर्ट के पास लगभग 70 कमरों वाला एक हॉस्टल है, उससे भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है। अयोध्या के अलग अलग 3 बड़े रेस्टोरेंट में उनकी पार्टनरशिप बताई जा रही है। लखनऊ में टिन्नू यादव का एक बड़ा मकान और फॉर्च्यूनर होने की बात भी कही जा रही है। नाका इलाके में 1-2 मंजिला मकान है जिसमें हॉस्टल बनाया गया है। टिन्नू यादव वहां से भी व्यवसाय करते हैं। अब ऑटो चलाने से उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति मंत्री भी हैं, लेकिन वो बहुत संघर्ष करके पहुंचे, लेकिन ये ऑटो चलाने से ड्राइवर बने, ड्राइवर से उसके बाद से चंपत राय जी के करीबी बने, और चंपत राय जी के करीबी बनने के बाद इनकी तनख्वाह लगभग 22-23 हज़ार हो गई। अगर 22-23 हज़ार की तनख्वाह में इतना तेज अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो शायद हर व्यक्ति को ऐसे ही लोगों के करीबी बनकर इतना आगे जाना चाहिए। फिलहाल इनके ऊपर कई 50 से 60 करोड़ के आरोप लग रहे हैं कि इनके पास चल संपत्ति है। इन सब की जांच एसआईटी कर रही है। अब इस मामले में एक और व्यक्ति है जो और बड़ा खुलासा कर रहे हैं, संतोष दुबे। संतोष दुबे कह रहे हैं कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश पूजित होकर अयोध्या आए लोग सोना, चांदी और हीरे माणिक अष्टधातु की 150 शिलाएं अब तक गायब हो चुकी हैं। ये बताते हैं कि मॉरिशस से भी बहुत ज़्यादा शिलाएं आई थी। संतोष दुबे का कहना है कि 2002 तक ये शिलाएं कारसेवकपुरम में रखी हुई थी। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कारसेवकपुरम में रखी हुई हैं, लेकिन धातु की शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती हैं। संतोष दुबे के मुताबिक सोने और चांदी की शिला के देखरेख का जिम्मा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था, और ये 1250 शिलाएं आज मिलती नहीं हैं। संतोष दुबे कहते हैं कि 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, तब न्यास को इसमें समाहित कर दिया गया, और उस समय न्यास के खाते में सिर्फ 8.50 करोड़ रुपए, 8.50 यानी लगभग 8.5 करोड़ थे। तब भी सोने चांदी की शिलाओं का उल्लेख नहीं किया गया। संतोष दुबे कहते हैं कि मॉरिशस से तो केवल हीरे और सोने से जड़ी हुई एक शिला आई थी जो लगनी थी। इसके अलावा बहुत सारे व्यवसायियों ने सोने और हीरे से जड़ित शिलाएं दी थी, कुछ लोगों ने धातुओं की शिलाएं दी थी। वो सब कुछ कारसेवकपुरम में रखा गया था, लेकिन ना तो इसका कभी जिक्र किया गया। ये चीजें कहां गायब हो गई, अब कुछ भी नहीं पता है। अब संतोष दुबे की बात हम अपनी पीपीटी में क्यों कर रहे हैं और आपके सामने क्यों रख रहे हैं? अब संतोष दुबे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। संतोष दुबे परमहंस रामचंद्र दास के समय कारसेवकपुरम से जुड़े और राम मंदिर आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाए हुए व्यक्ति हैं। 1989 में श्री राम शिला पूजन अभियान में प्राप्त सोने की शिलाओं की गणना का कार्य इन्हें ही दिया गया था। इसीलिए ये बता रहे हैं कि 1250 ऐसी शिलाएं थीं जिसमें सोने चांदी जड़े हुए थे, और इन्हीं को शिलाओं की गणना का काम दिया गया था। 2 नवंबर 1990 में अयोध्या गोलीकांड में इन्हें 4 गोलियां लगी थीं जब कारसेवक आंदोलन कर रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया तो उस दौरान आखिरी गुंबद के नीचे ये दब गए और इनकी 17 हड्डियां टूटी। मतलब राम मंदिर आंदोलन में कितना बड़ा इनका योगदान है कि एक बार 4 गोली लगी, एक बार 17 हड्डियां टूटी। और बाबरी विध्वंस ढांचा मामले में प्रमुख आरोपियों में ये शामिल हैं, और यही कह रहे हैं कि 1250 शिलाएं गायब हैं जिसमें सोने चांदी जड़े हुए थे। धर्मसेना के संस्थापक रहे हैं और शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद वीपीएच से जुड़े रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसका राम मंदिर आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, वो अगर ये बातें कह रहा है तो जाहिर सी बात है लोग उसको सुनेंगे और कुछ गंभीरता से भी लेंगे, और सरकार भी उनकी बातों को लेकर जांच भी कराएगी। अब हम बता रहे हैं कि जो ये ट्रस्ट बना है, अब ट्रस्ट पे ट्रस्ट होता है तो आखिर राम जन्म जो भूमि है, जो एक परिसर है, उसको कौन लोग संभालते हैं? बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इसे सरकार संभाल रही है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ पंडित पुजारी लोग हैं, वो लोग आपस में देख के कर लेते हैं। कुछ लोगों को
को पता होगा प्रशासन के कुछ लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। आइए इसको मैं आपको समझा दूं कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाए जो राम मंदिर निर्माण का प्रबंधन का कार्य संभाले। समझिए, ये फैसला 9 नवंबर 2019 को आया। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट नाम से एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी। इस ट्रस्ट का अधिकार क्या है? जो इतना बड़ा ट्रस्ट है उसका अधिकार समझ लीजिए। राम जन्मभूमि की जो मुख्य भूमि है 2.77 एकड़, जिसके लिए बहुत विवाद था, वो ट्रस्ट को पूरी तरह से सौंप दी गई। इसके अलावा 67.7 एकड़ अधिकृत भूमि भी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी गई उस दिन के बाद से। इसके बाद से जब से ट्रस्ट बना, फिर मंदिर निर्माण का कार्य इसी ट्रस्ट को करना था, प्रबंधन का कार्य इसी ट्रस्ट को करना था, जो दान आ रहा है उसका संग्रह का कार्य भी इसी ट्रस्ट को करना था, परिसर का विकास जो हो रहा है वो भी इसी ट्रस्ट को करना था, और इससे जुड़े निर्णय की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट को दी गई। ट्रस्ट के गठन के समय ही केंद्र सरकार ने प्रतीकात्मक रूप से ₹1 का पहला दान देकर इस औपचारिक इसकी शुरुआत कराई गई। और इस ट्रस्ट में इतने सदस्य हैं, लगभग 15 सदस्य हैं। इसमें एक संजय प्रसाद भी हैं, प्रशासन के व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक केंद्र से भी प्रशासन के व्यक्ति हैं, और महंत नित्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष जो हैं इनके गोविंद देवगिरी हैं, और चंपत राय जो इस समय सबसे ज्यादा कटघरे में है वो इसके महासचिव हैं। जब भी राम मंदिर से संबंधित कोई भी मामले आते हैं तो चंपत राय का उसमें नाम जरूर आता है, और इस पूरे मामले में भी चंपत राय का नाम सामने आ रहा है कि चंपत राय के ये करीबी थे, ये करीबी थे। अब इस पूरे मामले को इस समय सरकार ने घेर लिया है। एक विशेष विमान से बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी पुलिस की गाड़ियां पहुंच रही हैं, उन सभी लोगों के घर पे छापे पड़ रहे हैं जो इस पूरे मामले से लिंक हैं। उन सब लोगों से पूछताछ हो रही है जो कहीं ना कहीं से आरोपी हो सकते हैं। इसके लिए 3 सदस्य की एक एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी में है विजय विश्वास पंत। विजय विश्वास पंत जो है वो आईएएस है, लखनऊ के वर्तमान में कमिश्नर हैं, 2004 बैच के आईएएस हैं। दूसरे नंबर पर है किरण शिव कुमार, ये भी आईपीएस, ये विजय शिवपंत आईएएस है, किरण शिव कुमार आईपीएस हैं, ये आईजी लखनऊ रेंज हैं। और एक है व्यक्ति हैं नील रतन कुमार, ये यूपी फाइनेंस एंड अकाउंटेंट सर्विस में है। इन 3 लोगों की एसआईटी है और ये जांच कर रही है। इसके अलावा कई भारी संख्या में अकाउंटेंट्स, पुलिस, बहुत बड़ी सुरक्षा, ये तमाम लोग उन सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है जो इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। आप वो दिन भी देखे होंगे जब राम मंदिर की शिला लोगों से मांगी जा रही थी, जब राम मंदिर के नाम पर ₹1.25 मांगा जा रहा था, जब राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगा जा रहा था, और पूरी दुनिया ने दिल खोल कर पैसा दिया, और इतना पैसा दिया कि इतना बड़ा भव्य मंदिर निर्माण हो गया। और उसके अलावा ट्रस्ट के पास कितना पैसा चला गया, लोगों के आंखों में आंसू थे जिस राम ध्वज का पताका लड़ाया जा रहा था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ये करोड़ों लोगों की भावना थी, लेकिन उन्हीं करोड़ों लोगों की भावना पर जब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि वो अपने गाढ़ी कमाई का पैसा, अपने संस्कार का पैसा और अपने हित का पैसा जब दान करते हैं रामलला के नाम पर कि उनके मंदिर की ईंट बनेगी, तो उसको कुछ गिद्ध जैसे व्यक्ति उस पर नजर रखते हैं और उसे अपने स्वार्थ के लिए रख लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस पूरे मामले पर एक बड़ी जांच बैठाए, और जो लोग भी इस करोड़ों लोगों की आस्था से खेल रहे हैं उन्हें एक ऐसी सजा दे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि अगर राम के नाम पर धोखा करोगे तो आने वाली सरकारें और आने वाले न्यायालय तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी नज़र लगातार इस पूरे मामले पर है, अगली जो भी अपडेट आएगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।